नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपकी क्लास में। प्रीलिम्स के इस बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे किसी ने कहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारियां, कैसे हैं आप सभी और कैसी हमारी तैयारी चल रही है। और आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूं आज के हमारे टॉपिक पे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्राचीन भारत का अंतिम जो हमारा सेगमेंट है उसके साथ भी मैं डील करूंगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे हम जो है कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है और हम शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। सबसे पहले आप बताएं कि कैसी चल रही है आपकी प्रीलिम्स की क्लास। जो 99 रुपीज में आपने बैच शुरू किया था वो आपको क्लासेस प्रॉपर मिल रही है, राइट? आर्य ने लिखा थैंक यू सो मच, आपने बहुत दिन बाद दर्शन दिए। हाँ, काफी कुछ बीच में दिक्कतें आई और उनको निपटने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि उससे लड़ते हुए मैंने बहुत कुछ नया इनोवेट किया है, बहुत सी नई नई चीजें। जैसे कि अभी हमने द हिंदू एडिटोरियल की क्लास शुरू की है। आप लोग चाहे तो मेन चैनल पे जाके आईएएस विद ओजांग सर और ओजांग जीएस एनसीईआरटी चैनल पे भी देख सकते हैं। हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने रेगुलर क्विज शुरू कर दिया है, शायद आप लोगों को नहीं पता, बट क्विज भी आपको मिल रहा है जिसमें हम डेली जो है हिंदू के क्विज और जीएस के क्विज लगातार कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रहार हमने लॉन्च किया है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपको पता है मैंने आपसे वादा किया था कि अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो फॉरवर्ड स्टडी मेथड में है, यानी हम आगे सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप रिवर्स स्टडी मेथड में आप नहीं पढ़ाई करेंगे, यानी आरएसएम के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, यानी क्वेश्चन के थ्रू। तो यहां टीचर आपको असिस्ट करेगा कि आपने जो गलतियां की वो क्यों की और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। और ये चीज जो है 99 रुपीज में फिर लेकर आए, यानी हर टेस्ट, चाहे हिस्ट्री का हो, इतिहास, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ये जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं वो 99 रुपीज में आप लोगों को अवेलेबल है। तो आप, ये जरूरी है। साथ साथ क्या होगा, अभी से जब आप टेस्ट देना शुरू करेंगे तो यहां पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी टीचर क्या करेगा, वो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, तो वो जाएगा और वो आपसे बात करेंगे कि आपने कहां गलतियां की। अभी भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है और अगले 100 दिन अगर हम बेहतरीन तरीके से काम करते हैं तो सक्सेस हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने प्रहार ज्वाइन कर लिया होगा, सभी लोगों ने, यस या नो, राइट? और प्रहार में भी इससे भी सस्ता, मतलब 99 रुपए से भी सस्ता कर दिया है। और हमने एक पूरा ग्रुप बना दिया है प्रहार का, 699 रुपए में कॉम्बो, यानी जितने भी आपके जीएस और सीसेट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, जो कुछ भी प्रीलिम्स में आता है, यानी कि सीसेट में और साथ ही साथ जो आपका जीएस में आ रहा है, मात्र 699 में 4000 प्लस एमसीक्यूज होंगे, यानी क्वेश्चंस होंगे, आप वहां पर देंगे। टीचर्स के साथ आप डिस्कशन करेंगे। इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर आपके क्वेश्चन पर डिस्कशन करेगा कि आपको कैसे इसको इंप्रूवमेंट करना है। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो क्वालिटी है वो हम लेकर आ रहे हैं। जैसे हिंदू एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां शुरू हो गया है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे क्लास शुरू हो गई है, इसके साथ भी आपको जाना चाहिए। तो ये जो सेगमेंट है वो हम काफी कुछ कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि मैपिंग की क्लास शुरू हुई है, कितने लोग कर रहे हैं इसमें मैपिंग की क्लास, मुझे बताएं। तो मैपिंग की क्लासेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवी सर ने मैपिंग की क्लासेस शुरू की हैं। मैपिंग से आपको पता है कि 7 से 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रीलिम्स। 7 से 9 बहुत बड़ा एक नंबर होता है। आप इसको जो छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो अब हम लोग शुरू करते हैं और जितने लोग इसके साथ जुड़े हैं मुझे बताइए। और प्रहार, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो प्रहार है, हमें तो प्रहार करना है ना, हमें यूपीएससी प्री पे प्रहार करना और अपनी सीट ले लेनी है। तो जो लोग अभी प्रहार के साथ नहीं जुड़े हैं, बहुत सीरियस इसको ले लें, चाहे आप इस साल एग्जाम दें, अगले साल दें, डजंट मैटर। तो ये क्या सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि हम प्रहार में कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करके हम आरएसएम स्टैब्लिश करते हैं, रिवर्स स्टडी मेथड। तो आरएसएम से क्या होता है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, जैसे आज भी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं प्राचीन भारत का अंतिम टॉपिक, उसमें हम कैसे इसको जो है वो लेकर आ सकते हैं, कैसे इसको वापस खींच सकते हैं और उसकी लैंग्वेज में जो हमसे गलतियां होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, जो हमें हराने का सबसे बड़ा कारण होता है, उसको वापस लेकर आ जाएंगे, राइट? अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं। आप लोग पीसीएस दे रहे हैं, पीसीएस भी हमने 199 में लॉन्च किया है। रवि बजाज सर नई क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि आप सभी लोग 99 की क्लास देख रहे हैं। बहुत से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग लाइव क्लास नहीं देखते हैं।
ठीक है, तो आप इस पे शुरू करिए। जैसे बीच में था कि लाइव क्लास नहीं चल रही है, तो वापस ये फंक्शन हो गया, हमने ऐप को काफी ठीक कर लिया है, इसको जो है इसकी सेगमेंट्स को बढ़ा लिया है। ठीक है, हाँ, बीपीएससी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप जब कहेंगे तब हम लॉन्च कर देंगे। आपके पास कौन सी ऐप होनी चाहिए? ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप सभी के पास है। ये पहले मुझे बताओ, प्रहार किसने किसने ज्वाइन कर लिया? इसमें डेमो टेस्ट भी है, आप जाओ पहले टेस्ट दो और टेस्ट देके अपना स्कोर निकालो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें से कितना आपने सही किया, निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है, रैंक आपकी कितनी है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि आप में से कितने कितने लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मैं सबसे चाहता हूं यस, प्रहार किसके किसने ज्वाइन कर लिया? क्योंकि 90, अब ये तो शायद 75-80 रुपए का एक टेस्ट आपका पड़ रहा है पूरा प्रॉपरली, 80 रुपए का एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो रहा है। शिवानी, नो सर कर लूंगी, करो, क्योंकि 15 फरवरी से इसमें क्लासेस शुरू, आप पहले टेस्ट तो दो। हमारा इसमें पर्पस आप समझो, प्रहार का पर्पस सिर्फ आपसे टेस्ट दिलवाना नहीं है, प्रहार का बेसिक पर्पस है टेस्ट देने के बाद आरएसएम को एस्टैब्लिश करना, रिवर्स स्टडी मेथड। तो गलती क्यों हुई मेरी, मुझसे पढ़ी गई चीज में निगेटिव कैसे हो गया, ठीक है, मैंने क्या चीज नहीं समझा, इस पर फोकस करना। जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है वो इसके साथ आएगा। तो इस पे टीचर, अब मान लीजिए आपने अभी तक टेस्ट ही नहीं दिया, हम 15 तारीख से यहां पर आपका आरएसएम शुरू कर देंगे कि भैया चलो ये देखो कि हमने पढ़ा, ओके ठीक है, क्वेश्चन मुझसे गलत क्यों हुआ, किस पार्ट में मैं वीक हूं। तो वही वीकनेस तो तुम्हें यूपीएससी में बाहर कर देगी। तो मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है, मुझे अपने बच्चे को एकदम 100% तैयार करके भेजना है, भैया तैयार हो जाओ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस पे अगर कोई लेट करोगे तो फिर क्या होगा, आप अभी आराम से बैठे रहोगे, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बेसिक फंडामेंटल है टीचर के साथ उस पर डिस्कशन करना। ठीक है, हम आपके पूरे टेस्ट को एनालाइज करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, परसेंटेज क्या जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग कहां हो रही है। इसके लिए कोई अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि इस सेक्शन के लिए स्पेशल क्लास चलानी है, हम स्पेशल क्लास भी चला देंगे। अगर लगेगा कि कॉमन रेंज में आपसे, मान लो प्रोग्राम एंड पॉलिसी के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, करंट अफेयर्स आपका गलत हो रहा है, तो हम उस पर स्पेशल काम करेंगे, क्योंकि वही जो गलत हो रहा है वही आपको सिलेक्शन से बाहर करेगा। ठीक है, चलिए, हाँ क्या बता रहे थे, पॉलिटी और उसमें क्लासेस लाइव ना होने की वजह से। अब तो लाइव हो गया ना सिस्टम में, आपको पता है कि साइबर अटैक हुआ था, हम बहुत परेशान हुए और बहुत कुछ इस बैच को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कोशिशें हुई थी, बट हमने सब कुछ जो है वो क्या कर लिया, डील कर लिया। राइट, हमने डील कर लिया और आप लोगों की वजह से हम लोग जुटे। अब थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये आ रहा है कि बहुत से बच्चे, जैसे 99 रुपए कोई कीमत नहीं होती, तो लोगों ने उसको वैल्यू नहीं समझा, उसका अरे 99 रुपए में क्या है। तो आप भी जो आपके पास ग्रुप हैं उन पे बताइए कि यार क्लास अच्छी चल रही है, इन लोगों ने ऑनेस्टी के साथ पढ़ाया और कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, और एक एक टॉपिक हमने जो है बताया है। तो मैं अब फिर से बताता चलूं कि एक जोश भरने का टाइम आ रहा है। ठीक है, जोश भरने का टाइम क्या है हमारा? जोश भरने का टाइम है सबसे पहले कि 100 जो हमारे पास टाइम बचा है उसमें क्या प्री क्रैक किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। चलिए हम जो है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। फाउंडेशन बैच कब शुरू होगा, जैसे किसी ने पूछा है। तो फाउंडेशन बैच में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन बैच हमारा हो रहा है 27 फरवरी से शुरू, 5,999 में, केवल 300 बच्चों के लिए। तो अगर इसके साथ नहीं जुड़े हैं, जो एक साल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अब तो 99 रुपए में चेक कर लिया ना कि ये लोग क्वालिटी देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कबीर ने लिखा, सर क्वालिटी बहुत सही है, लगता ही नहीं कि 99 रुपए का बैच है, और आपका सी सेट का भी ऐसे बैच चला, थैंक यू सो मच। राइट, तो ये सारी चीजें हमारे साथ हैं। तो हमने उस पर कोई भी जो है वो कमी नहीं छोड़ी। अब आप लोगों का है कि आप लोग आपके साथ के जो ग्रुप है उनको बताइए कि वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस हुई हैं। और 99 रुपए में बहुत से लोग सोचा रहे हैं 99, कई लोगों ने एडमिशन लेके भूल गए कि उन्होंने एडमिशन भी लिया है, लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं था। हमारा पर्पस था आपको प्रीलिम्स निकलवाना, क्योंकि प्रीलिम्स अगर नहीं निकलेगा आपका तो आगे सब कुछ डिस्ट्रॉय है। सबसे ज्यादा कठिन अगर कहीं पर बात चीज होती है तो प्रीलिम्स में होती है। सबसे ज्यादा डर यही लगता है, मेरे पास अभी बहुत से मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि लगभग माना जा रहा है कि जो भी फॉर्म भरने की संख्या जा रही है, ये ट्रेंड जाएगा लगभग 13 साढ़े 13 लाख लोगों के आसपास। राइट, 13 साढ़े 13 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। अब अंदाजा लगाइए, 1105 सीटें हैं और उसमें से भी 6 साढ़े 6 लाख लोग सेंटर तक जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अब जो फाइट है आपकी वो इतनी भयानक है कि आप किसी पार्ट को नहीं छोड़ सकते। 6.5 लाख लोगों में जो 12,000 14,000 लोग होंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा यहां पे। तो ये आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है, और आप लोग थोड़ा मेरे बिहाफ पर अवेयरनेस फैलाइए।
ठीक है, अवेयरनेस फैलाइए, सबको बताइए कि क्लास चल रही है, उजांग सर वापस आ गए हैं, अब आ जाओ क्लास करने के लिए। तो जो लोग नहीं जानते हैं भैया, 99 रुपए का ये बैच है, 99 रुपए में तो कहते हैं पिज्जा भी नहीं आता, तो जुड़ जाओ इसके साथ। तो चलो अब हम क्या करते हैं आज, तो प्रहार के लिए सब लोग ओके, मुझे कल या परसों तक रिपोर्ट चाहिए कि सब लोग प्रहार के साथ जुड़ चुके हैं, ताकि मेरा जो फॉरवर्ड स्टडी मेथड के साथ अब रिवर्स स्टडी मेथड भी हम लेकर आ जाएं। ठीक है, एनसीईआरटी की क्लास कब से शुरू होगी, किसी ने पूछा है, तो एनसीईआरटी की क्लास 2 मार्च से शुरू हो रही है, 3999 में, उसके साथ जुड़ जाना। ठीक है, एक और चीज है, एनरोलमेंट का बता दे रहा हूं, एक मेरा नया चैनल शुरू हुआ है, ओजांग सर लाइव। जो ये लाइव क्लासेस हैं, उसमें क्या होता है, आपको कई बार यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइव हो रही है, एडिटोरियल की कौन सी क्लास हो रही है, क्विज की कौन सी क्लास हो रही है, द हिंदू के जो है वो क्वेश्चन कौन करा रहा है। तो क्या करना है, दैट इज ओजांग सर लाइव का एक चैनल हमने बनाया है। ठीक है, मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि वहां पर आपको शेयर भी कर देंगे, और ओजांग सर लाइव का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद, अभी कल ही हमने लॉन्च किया इसको, ठीक है, इसको करने के बाद आपको मैं लाइव इसमें ले पाऊंगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। तो चलिए, आज हमारा क्या टॉपिक है, तो हम लोग कौन से बैच में हैं, 99 रुपए के बैच में हैं। लेट्स स्टार्ट। और 99 रुपीज में जीएस में 100+ आवर्स की क्लासेस हैं। जो लोग अभी भी प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इसके साथ कॉन्फिडेंट हो जाएं। और क्वालिटी बहुत अच्छी चल रही, जैसा कि कमेंट्स आ रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अब इसके साथ जो, जैसे अभी किसी ने लिखा इंडिया में नंबर 1 क्वालिटी, थैंक यू सो मच नितेश पांडे, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए क्लास में हम लगते हैं। और इसके साथ क्या करना है, मेरे ख्याल से सीसैट में भी जो विजय सर है वो पूरी तरह से जस्टिस कर रहे होंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन करके अपनी गलतियों को इरेज करेंगे, सिलेक्शन पक्का होगा। क्वांटिटी के साथ चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा लेक्चर क्या, पिछली बार हमने जो है वो प्रतिहार को किया, अब हम प्राचीन भारत में। अब प्राचीन भारत के इस सेक्शन में हम प्रवेश करते हैं कि भारत अपने स्वर्णिम युग में कैसे गया। आज की डेट में आप में से कितने लोग हैं जो ये सुनते होंगे कि भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, स्वर्णिम युग में जा सकता है, भारत सोने की चिड़िया था। किसने किसने इसको सुना है? आज हम अपने लेक्चर में उसी दौर के बारे में बात करेंगे। और यूपीएससी ये प्रीलिम्स का जो कोर्स है वो कोर एरिया टच करता है। यूपीएससी हर चैप्टर से 6 से 7 डायमेंशन क्रिएट करता है। जैसे उस समय का सांस्कृतिक विन्यास यानी कल्चरल डाइवर्सिटी क्या थी, उस समय का आर्थिक क्या था, संगठन में क्या था। अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे तो तुम पाओगे कि बार बार इन्हीं कैटेगरीज से क्वेश्चन लेकर आए गए। तो हमने जो नोट्स तैयार किए हैं इसमें, वो इन्हीं कैटेगरीज के आसपास तैयार किए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं कैटेगरीज को चेक करना है कि यहां से क्वेश्चन की बारंबारता यानी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो आज हमारा जो है वो हिस्ट्री का अगला लेक्चर है, और हिस्ट्री के इस लेक्चर में हम थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज हमारे लिए, एंड दैट इज, एक बात कहूंगा, अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो ठान लोग इस बार प्रीलिम्स निकालना है। सब लोग मुझे बताओ, यस सर इस बार प्रीलिम्स निकालना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आज का मेरा क्लास का पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनो और पहले इसको इमेजिनेटिव हो जाओ। क्लास को क्या करना है, एक्टिव लर्निंग में लेके जाना है कि आज हम क्या सीखेंगे। और आज मैं इतिहास के उस हिस्से की बात कर रहा हूं जहां पर हमारी जो एक कहते हैं ना कि सांस्कृतिक विन्यास यानी जो हमारी कल्चरल एलिवेशन था वो सबसे पीक पर पहुंच गया था, और इसी वजह से भारत को स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी ये हमारा गोल्डन एरा कहा गया। और भारत यानी आज जो है वो अपने अतीत की तरफ जब देखता है, व्हेन वी सी अवर पास्ट, तो हमें इसी को फेच करना होता है। क्या हम नहीं चाहते कि हम भारतीयों के सर पे छत हो? क्या हम नहीं चाहते कि हर जो है वो व्यवसाय हो? हमारे यहां भी लिटरेचर, आर्ट, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, ये सब बहुत टॉप पर हो? क्या हम नहीं चाहते हमारे हर घर में स्किल हो और हम पूरी दुनिया का व्यापार अपनी तरफ खींच लें? आज चाइना अमेरिका के ऊपर अपना जासूसी गुब्बारा छोड़ दे रहा है। भले चाहे अमेरिका ने उसको गिरा दिया, चू नहीं बोल पाया है। किसी और देश के साथ अगर ऐसा हुआ था, अमेरिका अब तक अपने जो है बमों से उस देश को बर्बाद कर चुका होता, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। कारण है कि पूरी दुनिया की जब इकोनॉमी की बात आती है तो चाइना जो है वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। वो इतना प्रोडक्शन करता है कि अमेरिका का बाजार अगर चाइना हाथ खींच लेना तो अमेरिका की ऐसी तैसी हो जाएगी। और वो पूरी ताकत और शिद्दत के साथ पूरी दुनिया को कहता है, यस आई एम द बॉस इन द प्रोडक्शन, मैं दुनिया के प्रोडक्शन का बॉस हूं। लेकिन आप अतीत की बात करोगे तो एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया का प्रोडक्शन का बॉस भारत था, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वो समय था जब टॉलमी ने कहा था भारत बहुत दुष्ट देश है, हमारे देश का सारा सोना चांदी, रोम साम्राज्य का सारा सोना चांदी भारत की तरफ बहता चला जाता है। मतलब हम खींच लिया करते थे अपने प्रोडक्शन के दम पे।
हमने कभी इतिहास में युद्ध नहीं किए, हमने कभी साम्राज्यवाद को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन हमारी आर्थिक ताकत बहुत प्रभावशाली थी। और अगर आज भारत अपने इस सांस्कृतिक और आर्थिक गिरावट के दौर पे है, तो भारत इस काल को देखता है, तो उस काल का नाम क्या है यह जानना बड़ा जरूरी है, राइट। तो चलिए आज हम लोग जो है बात करते हैं और मजा आता है, ठीक है। हाँ, ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी, आपको पता है कि ये जो अभी लाइव है और ये रिकॉर्डेड भी होगी, ठीक है। तो आपको सब मिलेगा, मजा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, प्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसी चैप्टर से प्री में क्वेश्चन कहां आते हैं। अब हमें जो है वो बहुत कम टाइम में प्रीलिम्स को पूरा करना है और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन लगाने हैं और हमें क्वालिफाई कर जाना है। 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 6 लाख कम से कम पहुंचेंगे सेंटर पे और हमें इसमें अपनी सीट छीननी है, तो हमें क्या अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन कौन सा? सबसे बड़ी बात, आज हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। ये वो काल है जो भारत का स्वर्णिम दौर यानी गोल्डन एरा कहलाया, ठीक है। गुप्त काल के उदय कारण यानी रीजन फॉर द राइज ऑफ द गुप्ता पीरियड, कोई साम्राज्य उदय कैसे होता है, तो वो क्या पॉलिटिकल रीजंस थे, उसके कौन कौन से प्रमुख शासक हैं। क्वेश्चन मैंने देखो अभी क्विज कराया था तो यहां क्वेश्चन पूछा था तुमसे। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई साम्राज्य इतना ताकतवर होता तभी हो पाता जब उसका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो प्रशासन जितना बेहतरीन होगा, रिसोर्स उतने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रिसोर्स जितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रजा में उतना ही संतोष होगा और प्रजा को उतना ही आउटपुट मिलेगा। बड़े ध्यान से इसको समझते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रशासन के बाद अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी कैसी थी, क्योंकि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी ब्लड की तरह होती है। तो शरीर के सभी अंगों को, प्रशासन को, इकोनॉमी को, ठीक है, सेना को, व्यापारी वर्ग को, सभी को जोड़ने का काम कौन करता है, इकोनॉमी करती है। अगर शरीर में ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा, आदमी सारे ऑर्गन्स डेड हो जाएंगे। तो सेम चीज यहां पर भी होगी। समाज यानी सोसाइटी, क्योंकि समाज क्या होता है, समाज बेसिकली उस समय का आईना होता है। तो मैंने जानबूझ के ये सारे टॉपिक कलेक्ट किए। धार्मिक स्थिति, रिलीजियस सिचुएशन, और रिलीजन में क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर मिक्स हो जाता है। उस समय लोग कैसे वास्तु करते थे, कैसी चीजें किया करते थे, समाज किस रूप में आगे डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से मैंने देखे हैं क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए, और ध्यान रखिए पढ़ाता जाऊंगा, बीच में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको बड़े ध्यान से करना है। रेडी? अब ये मत समझिएगा 99 रुपए का कोर्स है तो कुछ भी कर लेंगे। 99 रुपीज में भी आईएएस प्रीलिम्स इतनी शिद्दत से पढ़ाया जा सकता है जो शायद 10,000 रुपए के कोर्स में भी ना हो। चलिए, और अभी लोग जो नहीं तैयार हुए हैं वो जुड़ जाएं। 99 रुपए में भी अगर सोच रहे हैं तो बस वैलेंटाइन डे पे इस बार बाबू सोना को बोल देना, बाबू सोना इस बार हम वो तुम्हारा वो सिल्कवा नहीं खिला पाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो बस हो जाएगा, तुम्हारी क्लास हो जाएगी। चलो, तो हमने क्या कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, वैदिक सभ्यता, इसीलिए एक एक चीज दिखाता जा रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। जैन और बौद्ध धर्म पढ़ लिया, इसको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको मैंने ज्यादा क्लासेस ली थी। मौर्य साम्राज्य पढ़ा, मौर्योत्तर काल का प्रथम हिस्सा पढ़ा, इसके बाद मौर्योत्तर काल का सेकंड हिस्सा हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें आज प्राचीन भारत का अंतिम हिस्सा पढ़ना है, गुप्त काल। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, गुप्त काल की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी की मैपिंग में अगर हम देखेंगे तो जो आज अफगानिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, वो जो मध्य भारत के साथ जाता था, तो ये पूरा हिस्सा आप देखिए कोस्टल इलाके में, चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी जो गुप्त साम्राज्य की पावर थी वो इस कोस्टल इलाके से लेकर, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, ठीक है, जो आसाम की घाटी थी, ये पूरा हिस्सा गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये अपने समय का एक बहुत बड़ा साम्राज्य, अंदाजा लगा के देखिए, ठीक है। मैं कितनी पुरानी बात कर रहा हूं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई जो है स्पीड हाई स्पीड रेलवे नहीं, कुछ नहीं। अब आप सोचिए, यहां की ज्योग्राफी अलग है। आज अफगानिस्तान को आप देखते हो, बलूचिस्तान का इलाका जो ऊपर का देखते हो, तो वो पहाड़ियों का इलाका है, ये ट्रांस हिमालयन रीजन पे आ जाता है, हिंदू कुश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये मैदानी इलाका, ये दलदली इलाका, ये पठारी इलाका, ठीक है, और ये तटीय इलाका। अब आप देखिए कि पूरी ज्योग्राफी ही इसकी अलग है, ज्योग्राफिकल विन्यास इसका अलग है। अंदाजा लगाओ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा, किस तरह से कम्युनिकेशन होता होगा। कोई डायरेक्टली कॉल नहीं कि राजा को अरे टिंग 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 नंबर मिला, हाँ राजा साहब, हाँ गुप्ता साहब, ये ऐसा बवाल हो गया, ठीक है, और उधर से क्या हुआ, उधर से साइंस से मिसाइल लॉन्च की, दुश्मन मर गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहां पे, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाओ कि किस तरह से हमारा आउटपुट आएगा, किस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया जाता होगा, कैसे इसको पूरे लिंक में, और सब अंदाजा देखिए कि सारे ज्योग्राफिकल एरिया जलवायु रूप से, भूगोल में भी ये अलग है, ठीक है, अलग है।
अब ये जो है वो बहुत ही जबरदस्त जो है वो सेगमेंट हमारे साथ दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। तो गुप्त पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। आशीष पढ़ने पे ध्यान दो, नहीं तो वही रह जाएगा तुम्हारा, इस पर ध्यान दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान लो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी लोग हैं वो इसको समझ लें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमित ने लिखा है कि सर डेजर्ट भी इसके अंतर्गत आता। वंडरफुल सुमित, बहुत सही बेटा। तो जलवायविक विविधता को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब सवाल यह है कि सबसे पहले इस साम्राज्य के उदय की बात करते हैं। अब जो मैंने यहां पर नोट्स आपको दिए हैं उनके ऊपर आप फोकस करिए। कुषाण काल के समय, जो कुषाणों का काल था, के समय पनपी सामंती व्यवस्था, ठीक है। सामंती व्यवस्था ही गुप्त वंश का आधार थी। तो जो फ्यूडल सिस्टम दैट फ्लरिश ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड बिकेम द बेसिस ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो कुषाणों के सामंत थे। तो क्या होता था, राजा अपने जो ये पूरा जो सैन्य प्रशासन का खर्चा था इसको कम करने के लिए वो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया करता था कि भाई तुम ये क्षेत्र ले लो, इतने टैक्सेस ले लो, ये जब जरूरत होगी तो ये सेना मुझे भेज देना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुप्त काल तक जो है सामंती व्यवस्था भारत में आ चुकी थी, जो मौर्य की व्यवस्थाओं से थोड़ा सा अलग थी। इन्हीं सामंतों में गुप्त सामंत सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो ये बेसिकली कुषाणों के क्या थे, फ्यूडलिटीज थे। तो गुप्त फ्यूडलिटीज वर द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग दीज फ्यूडलिटीज। तो ये जो है वो सामंत सबसे शक्तिशाली थे। और धीरे धीरे आगे चलकर जब कुषाणों का अंत हुआ तो ये जो है वो क्या हुआ, उस जो गैप क्रिएट हुआ, इतिहास हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। तो इस गैप में वो जो है वो आगे आते चले गए, ठीक है। तो जैसे ज्योति ने लिखा सामंत व्यवस्था क्या होती है, वही तो समझा रहा हूं। जैसे आप क्या है, राजा हैं, अब आप ढेर सारी सेना से कवर नहीं करना चाहते तो आपने क्या किया, सामंत बना दिए, फ्यूडल्स बना दिए कि भाई ये इतने जो है रथ, इतने हाथी, घोड़े, सैनिक, पैदल, ये आपके पास रहेंगे। बोला सर हम इनको कैसे खिलाएंगे, तो बोला एक एरिया ले लीजिए, यहां से जो टैक्स कलेक्शन होगा वो आप इसके साथ देख लीजिएगा। बोला हम कब काम आएंगे, बोले जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा या हम कोई जो है आक्रमण करने जाएंगे, अपनी सेना लेकर हमारे साथ मिल जाना, तुम्हारे राजा हम ही रहेंगे, हमारे अंडर में ही काम करोगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसको हमने, जो प्रेशर था राजकोष पे, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। ये एक नई चीज आ गई थी, क्लियर हुआ। तो ये चीज हमारी क्या हुई, यहां पर गुप्त फ्यूडलिटीज वर द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग दीज फ्यूडलिटीज। इसमें सबसे पावरफुल ये बन चुके थे। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख भी लो और समझ भी लो। तो गुप्त काल के प्रमुख शासक कौन से, मेन रूरल ऑफ द गुप्त पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली जो है सबसे पहले इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत पावरफुल नहीं हो पाए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी याद कर डालो क्लास में ही, इसीलिए इसको फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। इसके बाद कौन थे, घटोत्कच। इसके बाद कौन है, जल्दी से मेरे साथ, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद समुद्रगुप्त, जो कि जहां देखा जाए तो जो गुप्त वंश है वो समुद्रगुप्त के आसपास ही घूमता रहता है, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके पश्चात कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के सबसे लास्ट में विष्णुगुप्त। तो गुप्त काल के प्रमुख शासक यानी मेजर रूलर ऑफ द गुप्त पीरियड वर, सबसे पहले हु स्टार्टेड, श्रीगुप्त, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखना कि श्री जो है वो जनरली हम बातचीत करने की शुरुआत में, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो श्री से शुरुआत करते हैं, तो याद रहेगा श्रीगुप्त से शुरुआत होती है। समुद्र बहुत विशाल होता है, यानी ये वो समय था जब गुप्त काल का साम्राज्य सबसे विशालतम पहुंच चुका था, सबसे प्रमुख राजा था, तो समुद्रगुप्त हो गया। घटोत्कच, भीम के पुत्र को भी महाभारत में घटोत्कच कहा गया था। चंद्रगुप्त प्रथम, इसके पश्चात समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, और इसके पश्चात कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। तो ये हमारे क्या थे, गुप्त काल के प्रमुख शासक है। याद हो गया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में या तो किस तरह से आ सकता है, ये इनका क्रम सजाने के लिए आ सकता है, यानी कि पहले कौन था बाद में कौन था। मान लो एक इसको दे दिया, फिर दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया और चौथा इसको दे दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, आरोही या अवरोही क्रम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है कि गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही आरोही या अवरोही क्रम बताइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो आपको अगर ये याद नहीं होगा, इसीलिए फ्लो चार्ट में बहुत इजी करके दे दिया। तो आप क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे, पहला श्रीगुप्त कला देंगे, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि वहां क्या होता है, डर इतना लगता है कि याद आ जाता है। इसके बाद ये कर देंगे, इसके बाद ये लगा देंगे, आंसर लगा, मम्मी कहेंगे मम्मी मैंने सारे क्वेश्चन सही किए, और यूपीएससी अगले दिन जो है वो उड़ा देगा। तो इसका सही क्रम याद रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वन,
श्रीगुप्त की बात करें, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रमाण कहां मिलता है, वेयर। तो हिस्ट्री क्या होती है, पहली क्लास में क्या बताया था, हिस्ट्री बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। वी डोंट हैव द एबिलिटी टू फॉर द टाइम ट्रेवल, हम जो है समय पे यात्रा नहीं कर सकते, तो हमें एविडेंसेस चाहिए। तो क्वेश्चन कहां पूछा जाता है, व्हाइट कलर से बना दिया है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसका प्रमाण कि यही संस्थापक था गुप्त वंश का, जो फ्यूडल था, वो जो है वो कहां से प्राप्त होता है। तो याद रहेगा, गुप्त वंश के संस्थापक, इसका प्रमाण कहां मिलता है, पूना ताम्रपत्र पे। बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए नोट्स हमने तैयार किए कि तुम्हें कितने कम टाइम में कितनी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। सोनिया ने लिखा है सर मेरे आर एस शर्मा की बुक भी पढ़ा है बट इतना अच्छा नहीं है। देखो प्री में ना बुक्स का मैजिक नहीं चलता है, जो ये हमने नोट्स बनाया ना, इसमें हमने कम से कम 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छांटा है, कैटेगरी तैयार की, कहां से क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सेगमेंट से, फिर उनकी कैटेगरी बनाई कि मेजर पोर्शन कौन से जहां यूपीएससी बार बार ट्विस्ट मारता है, उसको क्या उसको चाहिए होता है, क्योंकि तुम वो अधिकारी बनने जा रहे हो। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, आईएएस क्वालिफाई करने के बाद क्या करोगे, प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। तो एक अधिकारी को किन चीज की जरूरत होती है, देखो इतिहास ये कोई भी बीए का भी बच्चा पढ़ेगा, तो तुम ये अंतर नहीं कर पाते हो। तुम्हें लगता है कि ये किताब है, यूनिवर्सिटी की बुक है, ये पढ़ लिया हमने। बेसिकली उनको क्या चाहिए, आइए ऑफिसर क्या चीज चाहिए, ऑफिसर को प्रशासन, इकोनॉमी, भाई कल को क्या रेवेन्यू ऑफिसर बनोगे तो इकोनॉमी देखोगे, तुम्हें भारत की सांस्कृतिक धरोहर की देखभाल करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, प्रशासन को बनाना कि भाई सरकार कोई योजना बना रही है, जननी सुरक्षा योजना बनाया, तो वो नीचे हिस्से तक जाना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें पूरा एक तरह से तुम भी सेना के हेड ही रहोगे या पुलिस विभाग में हेड रहोगे। तो इतना जो सेगमेंट है वो बेसिकली वही लेकर आते हैं। अच्छा किताबें इस तरह से अरेंज नहीं होती जैसे मैंने यहां चैप्टर अरेंज किया है, किताबों में तो वो पूरी कहानी के रूप में चलता है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने जो किताब पढ़ ली उससे तुम्हारा प्री निकल जाएगा, वो जब तुम वहां जाते हो ना तब तुम्हें धमाका पता चलता है, लेकिन उस धमाके की वजह से एक साल तुम्हारा निपट जाता है। ठीक है, चले, याद हो गया, क्लास में याद करना है, ये बाद में नहीं होगा, क्लास में। अभी हमें क्या करना है, प्रहार करना है, यहां पढ़ा वहां क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, घटोत्कच की बात करें। ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था, इसने भी श्रीगुप्त के समान ही महाराज की उपाधि, कौन सी उपाधि ली थी, महाराज की, याद रखना, महाराज की, महाराजा धीराज की नहीं, ये अंतर याद रखना, इसीलिए दैट इज इंपॉर्टेंट, महाराज की। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय था 319 से 334 एडी, ठीक है, यानी ईसा पश्चात की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। अब देखो कहां से क्वेश्चन गलत होगा, इट इज सेड टू बी रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता। श्रीगुप्त बहुत प्रभावशाली नहीं हो पाया था और वो फ्यूडल नेचर से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन जो उसने वास्तविक संस्थापक, तो अभी क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अच्छा आपको तो याद है, आपने तो फैक्ट याद किया था, आपने क्या किया, अच्छा श्रीगुप्त गलत है, इसको क्या किया, प्रथम सेंटेंस जो है गलत, आप बड़ा खुश, यस मम्मी मैंने कर दिखाया, पता चला मामला गलत हो गया। तो जो ये वर्ड है वास्तविक, इसको अंडरलाइन कर लेना, यही नेगेटिव मार्किंग करता है, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो रटा हुआ था, सर ने वो फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें पहला श्रीगुप्त का नाम था, सभी आपने याद कर रखा है। ठीक है, तो हाँ, तो ये कौन है, सुमन भगत, सर ये सब क्या नोट मिलेगा क्या, वो भाई कौन हो तुम यार, अभी इतने दिन से क्लासेस चल रही है, तुम लोगों को सारे नोट्स दिए जा रहे हैं, कौन है भाई, हाँ कहां से आते हैं ये लोग। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, अधिकारी बनने जा रहे हो, ठीक है, बन गए तो बड़ी दिक्कत करोगे वहां जाके, सर वो बाढ़ आ गई, बाढ़ कैसी होती है, मम्मी से पूछता हूं, अरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मर जाएंगे कई लोग, कहीं आग वाग लगी, डिजास्टर मैनेज, मान लो जैसे तुर्की में भूकंप आया, भूकंप, चलो लूडो खेलते हैं, 6 आया तो हम बचाएंगे, 4 आया तो नहीं बचाएंगे, पता चला कई लोग निपट जाएंगे, आराम से प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाओ। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, तो वास्तविक संस्थापक, तो दिस इज द वन द इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, इट इज सेड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी बिकॉज ही एज्यूम्ड टू द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। अभी मैंने कहा था, इससे पहले किसने क्या लिया था, जो है महाराजा की उपाधि ली थी, महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, यानी इसके पास जो है वो क्षेत्र बढ़ गया था। ठीक है, चलो, ओजांग एडू ऐप पर रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं मालिक, ओजांग एडू ऐप पे साइबर अटैक हुआ था, 1.5 महीने से चिल्लाते चिल्लाते वोकल काट देखो, इसीलिए मैं क्लास से हट गया, पीछे सब ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे क्लास ले लीजिए,
और जो लोग सो रहे हैं अभी, कई लोगों ने तो पता नहीं झूठे मूठे नंबर दिए हैं, प्लीज प्लीज बुला लीजिए उनको, क्लास चल रही है, क्लास कर लें। जरूरी थोड़े ना कल को कहोगे ताजमहल के पीछे क्लास नहीं चल रही है, हमारा मन था कि वो मुमताज के साथ बैठते हुए हम क्लास करें, किसी का नाम मुमताज तो नहीं है, ठीक है, तो मुमताज के साथ क्लास करें। तो आपकी इच्छाओं पे यूपीएससी नहीं बैठा हुआ है, कुछ दिन बाद आप उसकी इच्छाओं पे भागेंगे। प्लीज ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर क्लास ले लें, और जो लोग सो रहे हैं उनको भी पकड़ना है, भैया आ जाओ, ओजांग सर पढ़ा रहे हैं, क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। 99 रुपए समझ के आप 99 में क्या होता है, ठीक है। तो वाकई में होता तो कुछ नहीं, लेकिन हम तो ये चमत्कार कर रहे हैं, हमें कर लेने दो एक बार, बुला लाओ उनको, ठीक है, जगा लाओ। नहीं जग रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं किसी ने, अरे 2500 नंबर है हमारे पास, फोन किए हम मेहनत की, भैया जगह जगह की क्लास कर लो, ये नंबर गलत है, हम तो भैंसिया चराते हैं, हम ऐसे ऐसे बात हो रही है, अरे हम तो गांव में हैं, पता चला कोई कामगार मजदूर है, ऐसे ऐसे साइबर अटैक हुआ हमारे ऊपर, तो भैया आ जाओ। चले अभी इस पे ध्यान दे लो। चलो समुद्रगुप्त की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, यहां से तुम्हें हिस्ट्री को एक नजरिए से देखना है, बहुत फोकस कर लो, एक अलग नजरिए से देखना है। ये वो दौर है जहां मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो बड़े ध्यान से इस बात को समझे कि एक हम जिम्मेदारी लें कि भारत को वास्तव में इसी दौर में वापस लेके जाना है। जब हम अधिकारी बने तो हम सप्लाई चेन को, जो हमारी सर्विस सप्लाई चेन है, उसको हम इतना अच्छा करें कि हमारे देश के नागरिकों तक वो सुविधा पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो इसके साथ क्या हुआ, इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, ठीक है। दोहित्र का मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र, ठीक है। इसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति यानी हरिशेण में मिलता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कहां मिलता है, प्रयाग, जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जो विक्ट्रीज है उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रमुख सिक्के मयूर शैली में, क्या पूछा गया कि सिक्कों की शैली क्या है, सिक्कों की शैली यानी कि जो कॉइन्स हैं वो किस शैली में ढाले गए, किस स्टाइल में, तो इसको पिकॉक यानी मयूर शैली कहा जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जामिनेशन, आर्ट एंड कल्चर में आप लोग पढ़ते हैं। सैनिक वेशभूषा के सिक्के तथा वीणा वादन के सिक्के हैं। दूसरा क्या है, अगर पूछ लिया गया कि किस वेशभूषा में पाया गया, तो सैनिक वेशभूषा में, यानी इन द मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स एंड वीणा वादन। माना जाता था कि ये जो है वो वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, तो वीणा वादन के रूप में भी इसको पाया गया। द वीणा प्लेइंग क्वाइंस, तो 3 तरह के क्वाइन मिले हैं। पहला, मोस्टली सिक्के मयूर शैली के हैं, ठीक है। दूसरा, सैनिक वेशभूषा के सिक्के हैं। तीसरा, वीणा वादन के सिक्के हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो ये क्या होता है, इस तरह इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मैं हालांकि इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं। फ्रांस, नेपोलियन जो था वो फ्रांस का था, बहुत पिद्दी भर का देश है। ये अंग्रेजों ने पूरे इतिहास में ऐसे पढ़ाया है। तो मैं तमिलनाडु की क्लास में मैंने इसका बहुत विरोध किया था। तो हालांकि लिखा है तो याद करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया। तो इसने बहुत बड़ी बड़ी विजय जो है वो हासिल की थी, बहुत बड़ा क्षेत्र इसने बना दिया था। बट ये नेपोलियन, मतलब अरे नेपोलियन को भारत का फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाता तो हमें प्राउड भी फील होता। तो इतिहास एक्चुअली में हमें तोड़ मरोड़ के रखा गया। वो पिद्दी भर का क्षेत्र अंत में बंदी बना लिया गया। समुद्रगुप्त को बंदी नहीं बनाया गया था। समुद्रगुप्त की जो विजय थी, मतलब पूरा यूरोप का शासन ने उठा लो और समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य देख लो, बराबर आता है। एक फ्रांस जैसे छोटे से देश में एक जो योद्धा था, उसके नाम पर समुद्रगुप्त का नाम रख दिया गया। वाह रे अंग्रेज और वाह रे उनकी बुद्धि, मतलब उनके लिए दुनिया यूरोप है। तो एस जयशंकर ने कहा ना कि यूरोप प्रॉब्लम इज नॉट, जो है यूरोप को ऐसा लगता है उसको डायलेमा से निकलना चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे दुनिया की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली होना चाहिए था कि नेपोलियन को फ्रांस का जो समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए था। अगर इतिहास हम लिखते ना तो हम ऐसे ही लिखते। चलिए कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9 राज्यों को तथा दक्षिण भारत में 12 राज्यों को जीता था। समुद्रगुप्त हैड वोन 9 स्टेट्स इन द नॉर्थ इंडिया एंड 12 स्टेट इन द साउथ इंडिया, ठीक है। तो उत्तर भारत अब जीत तो लिया, लेकिन इसने बहुत बुद्धिमान था, इसीलिए ये बहुत आगे तक गया। इसने जो दक्षिण भारत के राज्य थे उन पर डायरेक्ट शासन नहीं किया, उनसे केवल टैक्स लिया, ठीक है, क्योंकि भाषा, संस्कृति ये सब कुछ विभाजित थी। तो उनको अपने अंडर में तो रखा, लेकिन डायरेक्टली उस पर अपना शासन नहीं स्थापित किया। उनके साथ एक तरह का संबंध बना के रखा और अपना रेवेन्यू सिस्टम मजबूत किया, क्योंकि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो कोस्टल एरिया के स्पेशली जो राज्य हैं वो बहुत समृद्ध थे। तो उनको लगा कि, और छोटे छोटे हिस्से, क्योंकि दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां की जलवायु भी विषम है, थोड़ी सी पानी की भी कमी है, ठीक है, बहुत उष्ण और आर्द्र यानी कि जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो बड़े ध्यान से इसको सुनना।
तो क्यों नहीं उसने दक्षिण भारत में किया? और बहुत दूर पड़ जाता था भाई, आने जाने का ऐसा कोई नहीं, बुलेट ट्रेन पे बैठे हो सट्टे से वहां उतर गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको लगा कि डायरेक्टली अगर इन पे शासन करेंगे तो फिर क्या होगा, लगातार लड़ाइयों में हम खत्म हो जाएंगे। और मैंने तमिलनाडु की क्लास में पढ़ाया था कि वही राजा सक्सेसफुल हुआ है जिसने पावर और प्रॉस्पेरिटी यानी शक्ति और संपन्नता दोनों के बीच में बैलेंस किया है। इतिहास उठा के देख लेना, जिस राजा ने शक्ति और संपन्नता में बैलेंस किया है उसी का साम्राज्य बड़ा हुआ है। जो केवल शक्ति की तरफ गया है उसकी संपन्नता खत्म हुई है, और संपन्नता खत्म होते ही वो क्या हुआ, दुनिया से चला गया। जो जिसने केवल संपन्नता पे फोकस किया है, एक आक्रमणकारी आता और उसको निपटाकर चला जाता है। उठाकर देख लेना, इतिहास इसी का गवाह है। तो इसने क्या किया, दक्षिण भारत पे डायरेक्ट शासन करने की बजाय इनसे बोला कि मुझे टैक्स दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास इकोनॉमी है। क्योंकि ये कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्रों से खूब दूर दूर तक व्यापार किया करते थे, मसाले से लेकर हर चीज का। साउथ इंडिया जितने भी टेम्पल्स थे वो सोने से लदे पड़े तब भी थे, आज भी हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अप्रत्यक्ष के रूप में शासन किया। तो प्रत्यक्ष शासन उत्तर भारत में, अप्रत्यक्ष शासन यानी इनडायरेक्ट रूलिंग साउथ इंडिया में। बहुत बुद्धिमान था ये। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। 380 से 412 एडी, 380 टू 412 एडी। क्या हुआ था, इसने शक शासकों को पूर्णतः इसका क्या किया, अंत कर दिया था। मतलब अब कोई इसका दुश्मन नहीं बचा था, ठीक है। शक, किसको मारा था इसने, शक को, ठीक है, जितने भी शक रूरल थे। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, कि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इतिहास में इसे न्याय के लिए जाना जाता, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा गुप्त काल का जो राजा था उसको न्याय यानी कि जस्टिस सिस्टम के लिए जाना जाता था। सो कौन जाना जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो ये सारे फैक्ट हम बिल्कुल ना क्रीम निकाल के लेकर आए। पढ़ने को तो तुम किताबें पढ़ो, जैसे बच्ची ने लिखा आर्य शर्मा पूरी पढ़ डाली, लेकिन सर नहीं समझ में आ रही है, तो होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें वहां अटैक करना है कम टाइम में जहां मेरे क्वेश्चन हो जाएं, और जो मुझे क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग मेरे होती है। पढ़ने के लिए तुम चाहे जितना पढ़ो, ठीक है। जैसे कई लोगों ने कहा कि ये संजीवनी भाई हैं कि सर उन सबका ईयर भी लिख देते तो बहुत आभार होता। मैं आपसे आभारी हूं, और मैं आपके ज्ञान चक्षु को थोड़ा सा खोल दूं कि यूपीएससी फैक्ट्स पर बात नहीं करता। अगर पिछले प्रीवियस ईयर पेपर आपने अपनी ये जो आंखें हैं इनको अगर थोड़ा भी खोल के देखा होगा, यूपीएससी नेवर फोकस ऑन डाटाज। आरोही क्रम पूछ लेगा, और वो आपके रीजनिंग, मैंने पहले बताया था प्री का पेपर रीजनिंग का पेपर है पूरा का पूरा। हिस्ट्री में भी वो डाटा तुमसे नहीं पूछेगा, और डाटा की तुम्हें जरूरत पीसीएस में पड़ेगी, इसीलिए तो यूपी पीसीएस का बैच अलग बना दिया। अब आज से हम लोग ऐप पर फ्री जेपीएससी का भी बैच लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, उजांग एनी टाइम लर्निंग फ्री, 1 महीने तक जेपीएससी का बैच पर फ्री। 99 रुपए में, पता नहीं मनरेगा में तुम नौकरी करो ना करो, पता नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक दिन मनरेगा में काम कर लो, कोर्स खरीद लोगे, बोले नहीं नहीं जाएंगे हम तो, जो सोना बाबू हैं हम मिलेंगे नहीं। वैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ठीक है, तो तुम तो और भी जो है चौधरी बने होगे। फिर से कह रहा हूं, डोंट फोकस ऑन द डाटा, फोकस ऑन द लॉजिक, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ये निगेटिव मार्किंग करते हैं। चले, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, चीनी यात्री फाहियान आया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में याद करते जाओ, क्लास में याद करते जाओ। तो जिसको पीसीएस देना है वो 199 रुपए और खर्च कर ले, एक दिन मनरेगा में नौकरी करोगे, कोर्स खरीद लोगे, ठीक है। जाओ, चलो, डन। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये भारत की प्राचीन परंपराओं में थे। 9 रत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त के, ठीक है। जिसमें सबसे प्रसिद्ध महाकवि कालिदास थे, महाकवि कालिदास थे, ये इनके सबसे प्रसिद्ध। और कालिदास, अभी तो तुम्हारा पूरा लिटरेचर दबा दिया गया है, आने वाला जो समय होगा, आज तो हम संस्कृत नहीं जानते हैं, हम खाली अंग्रेजों के दिए हुए चीजों को ट्रांसलेट करते हैं। जिस दिन कालिदास की व्याकरण पढ़ी जाएगी और जिस दिन कालिदास का साहित्य दुनिया के सामने आएगा, ये जो हम शेक्सपियर की बात करते हैं, होमर की बात करते हैं, सब गायब हो जाएगा, टोटल वैनिश हो जाएगा। हमारे भारतीय चीजों में जो बात लिखी गई, इनके मेघदूतम के कुछ श्लोक पढ़ो, दिमाग उड़ जाएगा कि क्लाइमेटोलॉजी और नायिका का सौंदर्य इन्होंने जो खूबसूरती से मिला है। मतलब क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये साइरस क्लाउड के, निम्बो स्टेटस क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो नायिका के सौंदर्य, मतलब पढ़ने वाले को लगे कि वो प्रेम रस को पढ़ रहा है और वो बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहा है। ये स्तर था हमारा, लेकिन ये सब कुछ जो है वो दबाव दिया गया। नवरत्न का मतलब है 9 सर्वश्रेष्ठ लोग जो प्रतिभा के धनी थे, इसके दरबार में थे। हमने इससे पहले अकबर के बारे में पढ़ा ना, अकबर, बीरबल, वो जो है मुल्ला दो प्याजा,
तो ये यहां अलग ही मामला था। कौन कौन से दरबार थे, व्यक्ति थे? धन्वंतरी, कोई भी आयुर्वेद की चिकित्सा इन्हीं के आवाहन से शुरू होती है। धन्वंतरी चिकित्सा क्षेत्र। वराह मिहिर, सबसे जाने माने जो है वो खगोल शास्त्री, एस्ट्रोजियोफिजिक्स, बहुत बड़े वराह मिहिर, ठीक है। अमर सिंह, वेताल भट्ट, जो मंत्र शास्त्र के बहुत बड़े जो है वो जानकार थे, ये इनके दरबार में थे। तो ये जो है वो पूरा दरबार जो था वो टैलेंट से भरा होता है। ये वो टाइम था गुप्त काल का जहां हमारा ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, लिटरेचर, ये सब पीक पर पहुंच गया था। ये भारत का स्वर्णिम काल। स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं कि हर जगह सोना सोना गिरा पड़ा है। इसका मतलब ये तुम लोगों को लगता है ना हर जगह सोना ही सोना था, नहीं। स्वर्णिम युग का मतलब होता है कि हमारी हर चीज बड़ी चमकदार थी। हमारा साहित्य, एक समाज जो है, मान लो तुम अभी कोई भी समाज हो, अगर वो सोना है लेकिन वहां पर कुछ खाने को नहीं है, कत्ल हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो क्या उसको तुम कहोगे ये देश जो है वो स्वर्णिम देश है? कहोगे कभी? नहीं कह पाओगे ना। कारण क्या है? उसका कारण है कि जो समाज होता है, जो मैंने अभी समझाया, समाज, एडमिनिस्ट्रेशन। मान लो मुझे संगीत का बड़ा शौक है, तो मुझे उच्चतम स्तर का संगीत मिलना चाहिए, मेरा गुरु बहुत उच्चतम होना चाहिए। साहित्य का शौक है, साहित्य की ऊंचाइयां होनी चाहिए। हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, हम खगोल विज्ञान के बारे में बात करें, हम दुनिया जहां चिकित्सा सीख रही है, हमारा आयुर्विज्ञान, हमारा चिकित्सा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, तो उसको स्वर्णिम क्षेत्र कहते हैं, जहां पर हमारा हर क्षेत्र प्रॉस्परस होता है। तो केवल भारत की जीडीपी बन जाए और भारत के आधे से ज्यादा लोग पता चला भूखे पेट सड़क पे सो रहे हैं, तो ये भारत का स्वर्णिम युग नहीं है। भारत में जब सरकारें नहीं, जब लोग भारत को आगे लेके जाने चले, मैं, तुम, देश का गरीब व्यक्ति स्किल्ड होने पर फोकस करे, इकोनॉमी में फोकस करे, तब राष्ट्र स्वर्णिम युग पे जाता है। जब भारत के एक, चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, उस अच्छी स्किल, अच्छे टैलेंट के साथ हो, भारत के गांव में भी खिलाड़ी निकलना शुरू हो जाएं, तब जाके वो हमारा स्वर्णिम युग निकलकर सामने आता है। समझे? आगे बात करते हैं कुमारगुप्त को लेकर। इसे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया इसने, तो आप जानते हैं, अभी इसी से समझ गए होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने? अब नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता है कि हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जहां प्राचीन भारत खत्म हो गया उसका स्वर्णिम युग था। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब शिक्षा का एक चरम हमारा था। उससे पहले हमारे पास तक्षशिला थे, विक्रमशिला, बहुत से विश्वविद्यालय थे। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र, मतलब एक तरह से कहा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ी जो है वो सेगमेंट थी। और ये तब होती है, आप अंदाजा लगाओ कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, ये तो केवल एक नाम है, भारत में 15,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय थे। तो ये एक नाम है जो ये बताता है कोई भी समाज शिक्षित कब होता है, वैज्ञानिक कब होता है, तर्कशील कब होता है। आप ये समझना कि ये जो विश्वविद्यालय होते हैं ये बेसिकली नॉलेज बेस इकोनॉमी का प्रतीक होते हैं। आज अमेरिका की बात करें, हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, कैम्ब्रिज की बात करें, हम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, दुनिया की टॉप मोस्ट, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, तो क्या होता है अगर तुम देखोगे तो अमेरिका के पास दुनिया के टॉप मोस्ट जो है वो विश्वविद्यालय है, उनके प्रोफेसर एक वैज्ञानिक हैं, और हर साल नोबेल प्राइज में क्या होता है, उनका दबदबा बना होता है। तो आज दुनिया के सबसे मैक्सिमम पेटेंट किसके पास हैं? अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है। छोटा सा देश है, वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, दुश्मनों से घिरा हुआ इजराइल, लेकिन अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी जो नॉलेज है, अपने पेटेंट हैं, अपने स्टार्टअप्स है, उसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि ये क्या काम करता है। तो वो प्राचीन भारत के बारे में थोड़ा रुको और सोचो कि हम याद करते हैं विश्वविद्यालय, क्यों थे ये विश्वविद्यालय, क्यों थे ये विश्वविद्यालय? वो विश्वविद्यालय इसलिए थे क्योंकि समाज, जो सोसाइटी थी, वो नॉलेज को लेकर बहुत अवेयर थी, नॉलेज को लेकर अवेयर थी, और पूरी दुनिया से स्टूडेंट यहां आते थे। इट इज नॉट अबाउट कि केवल एक सेक्ट को पढ़ाया जाएगा, पूरी दुनिया से स्टूडेंट आते थे और टीचर स्टूडेंट रेशियो बेस्ट था। देश के बेस्ट टैलेंट यहां पर पढ़ाने आता था और पढ़ने आता था। एंट्रेंस बहुत टफ होता था इसका। तो अंदाजा लगाओ कि सोसाइटी कैसी रही होगी, सोसाइटी नॉलेज को कितना, एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस देती होगी। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या आज भारत का समाज नॉलेज को इतनी इंपॉर्टेंस देता है? जिस जगह पर यह विश्वविद्यालय था, वहां के एजुकेशन के बारे में तुम आज क्या सोचते हो? वहां के एजुकेशन के बारे में तुम आज क्या सोचते हो? तुम मुझे बताओ।
तुम्हें लगता है उस राज्य में जहां ये था वहां की एजुकेशन के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता होगा, क्या चलता है वहां? क्लियर है? तो चलिए, ही गॉट द नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्ड वेयर एजुकेशन ऑफ द महायान ब्रांच। अब क्वेश्चन आ गया बुद्ध से जुड़ा हुआ, कहां पर किसकी मुख्यतः शिक्षा दी जाती थी? तो बुद्ध धर्म के दो सेक्ट थे, किसके? हीनयान और महायान। बहुत इंपॉर्टेंट, ये है निगेटिव मार्किंग। अब क्या करेगा वो, कर देगा हीनयान की शिक्षा दी जाती थी, ऑप्शन ए। बी, महायान की शिक्षा दी जाती थी। तुमने तो पढ़ा था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि बुद्ध धर्म की किस शाखा का वहां जो है वो क्या किया जाता था, बात किया। फिर पूछा जाता था कि हीनयान की शिक्षा ऐसी होती है, महायान की शिक्षा ऐसी होती है। अब तुम लिंक ही नहीं कर पा रहे हो, नतीजा क्या होगा? निगेटिव मार्किंग। पिछले वाले सही से भी 0.66 मार्क्स निकाल लिए जाएंगे और तुम घर आओगे बोलोगे मम्मी मैंने आज ये क्वेश्चन सही कर दिया। अगले दिन याद है पापा गए हम 14-15 क्वेश्चन गलत हो गए हमारे। ठीक है, किसने इसको डिस्ट्रॉय किया? बख्तियार खिलजी। तो आक्रमणकारी ने सबसे पहले क्या काम किया? भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया। और किसी भी देश को बर्बाद करना है, और कई बार तुम भारत के राज्यों को देख लो जो राज्य बर्बाद हो गए, ठीक है, जिन राज्यों में आज जीडीपी खराब हो गई, तुम जरा एक नोटिस करके देखना, वहां एक कॉमन चीज देखोगे, और सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में देख लेना, शिक्षा व्यवस्था वहां बर्बाद हो गई। जिन जिन देशों में, जिन जिन राज्यों में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई, वो राज्य कभी भी अग्रणी नहीं हो पाए। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी सबसे सस्टेनेबल इकोनॉमी होती। बोलो हां या ना? हां या ना? जहां जहां धर्मांधता, धर्म को लेकर लड़ाई है, क्षेत्रों को लेकर लड़ाई है, भाषा को लेकर, वहां कॉमन देखना एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दुश्मन ने तुम्हारी, दो दुश्मन ऐसे थे जिन्होंने भारत की रीढ़ की हड्डी को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था। बख्तियार खिलजी जिसने हमारे यूनिवर्सिटी को उजाड़ा, अंग्रेज मैकाले। मैं नहीं समझता कि किसी सेना ने भारत पर इतनी बर्बादी की होगी जितना मैकाले ने अकेले की थी, पढ़ाऊंगा, जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि मानसिक गुलामी से हमें छुट्टी पाई है। भैया 1947 में तो हम आजाद हो गए थे, तो प्रधानमंत्री भारत के क्यों कह रहे हैं 75 साल बाद कि भारत को मानसिक गुलामी और मानसिक गुलामी के प्रतीकों से छुट्टी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री यह बात कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी भी मैकाले हमारे दिमागों में रह रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मानसिक गुलामी से छुट्टी चाहिए। आज भी अंग्रेजी भैया इस तरह से बोलने वाले को बहुत इज्जत दी जाती है, ठीक है। जो हिंदी बोलता है, हाँ भाई टूटी बूटी अंग्रेजी बोला, लेकिन देखा आई यू बोथ ऑफ यू टू स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द कॉर्नर। अब बहुत बढ़िया भैया अंग्रेजी बोले हैं। और जो हिंदी बोले, भाई आप दोनों लोग कोने में खड़े हो जाएं, अरे हिंदी बोल रहा है इसका मतलब नालायक। तो ये हमारी स्थिति है। बोलो हाँ या ना? तो मानसिक गुलामी बैठी हुई है। आज आप लोग भी कहीं जाते होंगे अंग्रेजी में बोलने वाले, यू नो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब माई हिंदी इज वेरी बिग। भले चाहे घर में का रे का खैबी, ये बात क्या का खैबे घर में बोला जाता, लेकिन बाहर ओह माय हिंदी इज वेरी पुअर। तुम क्या कहने चाह रहे? हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम्हारी हिंदी इतनी पुअर है, उसमें तुम्हें गर्व महसूस हो रहा है। ये मानसिक गुलामी है। तो दो लोगों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था, एक ने इंस्टीट्यूशन बर्बाद किए, उतना बड़ा झटका नहीं दे पाया। एक ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। उसने तो आज भी जो पीढ़ियां पैदा हो रही हैं, वो भैया मेरे को जो गोलगप्पा खाना है, वो आज भी इसी तरह से बात कर रही हैं। क्लियर है? सो दिस इज द थिंग। तो ये जो चीजें हैं, हम अपनी संस्कृति, अपने देश को बड़े अजीब नजरिए से देखते हैं। एक विदेशी कोई भी, अभी कुछ दिन पहले देखा था ना, एक विदेशी फर्म ने कहा ओ माय गॉड इंडियाज हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और श्रीलंका से नीचे है। भारत में भी कई लोग डिबेट करने, ओ माय गॉड इंडिया में तो भुखमरी बहुत ज्यादा है और हंगर इंडेक्स में भारत बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये वहां पे डिबेट चल रही है, बड़ी बड़ी बातें चल रही है। कुछ दिन बाद पता चला श्रीलंका बिकाऊ हो गया और पाकिस्तान में आटा के लिए चांटा पड़ रहा है। तो ये हालत हो गई है। और हम 50 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देते घूम रहे हैं। जितनी उनकी आबादी नहीं उससे ज्यादा हम फ्री में राशन बांट दे रहे हैं। और इंडेक्स में, विदेशी इंडेक्स में भारत को नीचे बताया जाता है। और हमारे लोगों, माय गॉड, आज भी देखो स्टेटमेंट आया है, आज भी स्टेटमेंट आया है
और उसमें जरा ध्यान से देखना कि अडानी वाला जो केस हुआ है उसमें लिखा ऑक्सफोर्ड जैसी संस्थाओं से इसकी जांच कराई जाए। कहा है भैया, सेबी को दस्त लगा हुआ है, वो पॉटी में बैठा हुआ है कि वो जांच नहीं कर पाएगा, ऑक्सफोर्ड जैसी संस्थाओं से जांच कराई जाए। मतलब विदेश में बैठी हुई संस्था भारत के बारे में जांच करेगी, जो कभी नहीं चाहेगी कि भारत का इकोनॉमी, भारत का कोई जो बिजनेसमैन है वो टॉप पे पहुंचे, कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे हमारे जूते के नीचे रहे। उनको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि टॉप 10 में एशियाई कैसे आकर बैठ गए, भारतीय कैसे आके बैठ गए, हमारा गुलाम। ओ माय गॉड, व्हाइट मैन्स बर्डन, ये हमारे जूतों के नीचे रहने वाला, ये आज हमारे सर पे बैठ गया, हमसे ज्यादा अमीर हो गया। भैया बहुत खतरनाक। और हम कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड जैसी संस्थाओं की जांच कर। पढ़ा होगा तुमने, आज शर्म आ रही है। बता हमारे यहां सेबी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब खत्म हो गए, ये सब लोटा लेके अपने अपने काम पे निकल गए, ऑक्सफोर्ड वाले करेंगे। ये स्थिति है, ये होती है मानसिक गुलामी। तो एजुकेशन जो बहुत पावर क्रिएट करती है, समझे। हम व्हाइट मैन्स बर्डन आज भी लिए घूम रहे हैं। देखो आज के डेट में टीवी खोलो, लड़कों की क्रीम क्या आता है, पहले ऐड आता था, एक सांवली सी लड़की, सांवली सी लड़की जा रही। सोचो, हम उष्ण कटिबंध के लोग हैं, जो ज्योग्राफी थोड़ा सा भी तुम लोगों ने पीवी सर के साथ पढ़ी होगी, समझ में, उष्ण कटिबंध में सूरज की गर्मी हमें 300 दिन मिलती है, मेलानिन हमारा ज्यादा होता है, हमारी त्वचा का रंग डार्क है। अब ओजांग सर परेशान हो जाए कि नहीं वो चमक नहीं रहे हैं गोरे गोरे, तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या हुआ, लड़की लेकर आ रही है चाय, ओह शादी नहीं हो रही है, शादी टूट गई, उधर से बिजली चमकती, ये लगाइए, ठीक है, झेर एंड झबली लगा के आप गोरी हो जाएगी। ये लगाया, धड़ाधड़ रिश्ते आने शुरू हो गए, वो नाचते बजा रहे। क्या दिखा रहे हो तुम कि जो सांवली चमड़ी है, जो है डार्क चमड़ी है, वो किसी लायक नहीं है। लड़कियां तो लड़कियां परेशान थी, लड़के ज्यादा परेशान हो गए। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो उधर से एक हीरो आते नाचते, बोलते ये लगाओ, ये लगाया मर्दों वाली क्रीम, कब तक लगाओगे औरतों वाली क्रीम, मर्दों वाली क्रीम लगा, बहुत झकाझक चमक आ गई। और 4 लड़की इधर 4 लड़की उधर, और सरकार सोच रही यार भारत में सेक्स रेशियो इतना खराब है, 1000 लड़कों पे केवल 947 लड़कियां हैं, ये सोच रहे 4 इधर 4 इधर कहां से लिए घूम रहे हैं, मैथमेटिक्स ही खराब हो रखी है। और इसके ऊपर मार क्रीम पे क्रीम घिसे जा रहे, 2-4 तो ऐसे तो ब्रेड में भी लगा खा ले, बोले मुंह पे लगाने से नहीं गोरा हो रहा, खा ले, हो सकता गोरे हो जाए, राइट। ये स्थिति हमारे देश की क्यों? अरे भाई तुम्हारी ज्योग्राफी उष्णकटिबंध की है, तुम टेम्परेट में नहीं रहते हो, उनके पास सूर्य की किरणें तिरछी आती है, तुम्हारी सीधी पड़ती हैं, तुम कहां से गोरे हो जाओगे, तुम्हें शर्म किस बात की आ रही है? लेकिन ना, बोलो हाँ या ना। तो ये सारी चीजें लिंक होती हैं। इतिहास हमें यही सब चीजें सिखाता है कि कई तरीके से एक देश पे कब्जा किया जाता है। सर क्रीम अफ्रीका में ऐड नहीं आता, कहां जाएंगे अफ्रीका में, वो तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। बोले अफ्रीकन, बोले आ जाओ भाई साहब, हम तो अलग हुला लाला तुम आराम करेंगे, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम गए हो अफ्रीका। हाँ, इस शासक की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित है, गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित है। ऑन द कॉइन्स ऑफ द रूलर द फिगर ऑफ पिकॉक इज इंस्क्राइब इन द प्लेस ऑफ गरुड़ा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स का, आज इसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे। हमारी ये बहुत बड़ी शान थी नालंदा विश्वविद्यालय, हम एजुकेशन के मास्टर थे, हमारी इकोनॉमी, हमारा समाज अलग था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुम लोग जो पूछ रहे थे उसके बारे में बता दें भाई, कौन कौन क्या क्या पूछ रहा था। सबसे पहली बात, आज ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना ओजांग सर लाइव, ताकि लाइव एक जगह हमारी आ जाए। तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो आज आप ये कर देना, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। एनसीईआरटी का बैच 2 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। दूसरा बता देता हूं, प्रीलिम्स का बैच जो है वो 27 फरवरी से शुरू है। अब जो 300 सीटें बची वो 11 फरवरी तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके जितने भी टीचर्स हैं वो अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, मतलब वो डेमो क्लासेस, आपको इकोनॉमी कैसे पढ़ना है, सोसाइटी कैसे पढ़ना है, सब लोग इसके साथ आ जाएंगे। और प्रहार में जो अभी तक नहीं जुड़ा है वो मेरा प्रहार सुनेगा, तो फिर यूपीएससी आपके ऊपर प्रहार करेगा, आपकी फेलियर आ जाएगी। तो भैया क्या करना है, प्रहार 99 रुपए में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, पैकेट भी इसका ले सकते हो 699 रुपए में। प्लीज टेस्ट दो ताकि हम आपको लेकर जा सके। और ओटीपी ऐप, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप सबके फोन में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी टीचर कराने जा रहा है। और आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे क्या करना है, एडिटोरियल का जो बैच मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, क्विज हम डेली करा रहे हैं, क्विज के साथ जुड़ो, ठीक है। नाम नहीं बताएंगे, बब्बू ने पूछा कि ये क्या नाम, बॉबी ने पूछा फाउंडेशन कोर्स में, सारे टीचर्स हम लेकर आ रहे हैं 27 से पहले, सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पहले उनसे पढ़ लो, ठीक है। हमारे यहाँ कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो भैया जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जो प्रत्यक्ष सामने टीचर को सामने पढ़ के देख लो। कल ही से डेमो क्लासेस सबकी शुरू हैं।
और जो भैया अभी तक 99 में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ। आप लोग अगर मेरी पढ़ाई को पसंद करते हो और हमने 99 रुपए ईमानदारी से पढ़ाया है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये लोग जो भैंसिया चरवाने वाला नंबर दिए ना, प्लीज उनको बता देना। ये जो ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, क्लास नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो बाद में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको बहाना चाहिए। 99 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, हमने अपने ऊपर आक्रमण करने का उनको मौका दिया। मेरी तमन्ना थी कि हर बच्चा इस बार पढ़े और कम से कम वो जाने की आईएएस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और हमने बहुत मेहनत से जो है पढ़ाया। और अभी भी अगर उनको लग रहा है कि प्रीलिम्स में वो कमजोर है, तो 99 रुपए में जीएस है, सीसैट है विजेंद्र सर के साथ, और इंग्लिश बाउंसर बैच है, कोई भी ले लो। और ये इतनी बड़ी रकम नहीं है कि तुम्हें जो है वो बहुत ज्यादा इसमें परेशानी हो, और उनको जगा के वापस लेकर आओ, ठीक है। करंट का कुछ कर बिल्कुल करेंगे, निश्चिंत रहिए। इसीलिए कह रहा हूं, हिंदू एडिटोरियल शुरू हो गया और द हिंदू का क्विज शुरू हो गया है। आप देखना तो शुरू करो, और ओजांग एडू से उठो और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आ जाओ। ओटीपी क्लास कैसे ज्वाइन करें? आप ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, मान लो तुम्हें कोई भी कहानी सुनने में दिक्कत आ रही है कि भैया हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये नंबर वाला लिख लो, इसमें ऊपर वाला नंबर जरूर लिख लो, 8750711100। इस पे कॉल करके हमारी हेल्प कर दीजिए, हमसे ऐप डाउनलोड करवा दीजिए, पेमेंट नहीं हो रही हमें पेमेंट करा दीजिए, ये कर लेंगे। ये नंबर भैया सबके पास है ना? और अपना नंबर सही देना, अपना नंबर सही देना। और हाँ, जेपीएससी का बैच शुरू हो गया, रांची सेंटर पे हमारे आप जाकर फ्री में पढ़ सकते हो 1 महीने तक। और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जेपीएससी जिसको देना है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी उसके साथ जा सकता है। हिस्ट्री ऑप्शन निर्देश सर पढ़ा रहे हैं, ज्वाइन कर लो। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे उनकी भी क्लास मौजूद है। और इस क्लास में खासतौर पे मुझे हर कोई प्रहार में दिखना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपके लिए किया गया है, ताकि हमारे टीचर को 15 से तक रिजल्ट मिल जाए कि आपने टेस्ट दिया तो आपके मार्क्स क्या हैं, ताकि हम उस पर काम अभी से कर सकें। ये देखो एडिटोरियल की क्लास कितने बजे चलता है, हम कैसे बताएं आप लोगों को। ओजांग एनी टाइम, पहले बताओ, ओजांग सर का जो चैनल है आईएएस विद ओजांग से, उसको सब्सक्राइब कर लो, उसमें घंटी होती दबा दो, ताकि तुम्हारा घंटा जो बजता रहे दिमाग का, ठीक है। क्लास चलती है, दिन में 3-3 क्लास हो रही है। हिंदू का क्विज भी लेकर आ गए हैं, हमें पता है तुम्हारा सिलेक्शन कैसे कराना है। तुम ही जो है चक्कर में पड़ोगे, सर इतनी जल्दी काहे करा रहे हैं, 2-3 साल कम से कम एंजॉय कर लेने दीजिए, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल लेने दीजिए। हम कह रहे नहीं, पहली बार में आईएएस बन जाओ, तुम जो है परेशान घूम रहे हो। ठीक है, मजा आया? तो भैया सबको जगा दो, बहुत कम लोग क्लास कर रहे हैं, बोलो भैया ओजांग सर क्लास ले रहे हैं। हाँ जी, रांची सेंटर चले जाइएगा, आराम से वहां जाके क्लास लीजिए, ठीक है। जेपीएससी के 1 महीने तक फ्री क्लास है। चलिए, और जो लोग अभी तक अंगड़ाई ले रहे हैं कि अरे प्रीलिम्स का कोनो शुरुआत करें, नारियल फोड़े, ए बाबू शुरू हो जाओ, दोनों कर लो, जीएस 99 ज्वाइन कर लो, प्रहार ज्वाइन कर लो, धड़ाधड़। हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है भाई, ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ऑप्शनल कौन कौन नहीं जान पा रहा है, कौन कौन से ऑप्शनल हो जाएगा इसमें? चलो भैया, और जाके सारी क्लासेस इसी नंबर पर लो। हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश, सोशियोलॉजी हिंदी इंग्लिश, ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश, हिंदी साहित्य, राइट, हिंदी साहित्य, ये सारी क्लासेस आपकी क्या है। और पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे ऑप्शनल अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन 2024 लेने के बाद क्या अलग से पढ़ने की जरूरत होगी मेंस के लिए? नहीं, फाउंडेशन बैच प्री कम मेंस का बैच है, फाउंडेशन बैच प्री कम मेंस का बैच है। इसके बाद सिर्फ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑप्शनल अपना पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपको प्री कम मेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने पूछा रांची कहां पर है? झारखंड में बाबू, ठीक है। चलो, तो सभी लोग 99 वाले बैच में जुड़ गए हैं, प्रहार में जुड़ गए हैं, कोई छूटे ना। पोलियो वाले ड्रॉप की तरह है, कोई भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो, यहां फॉर्म भर दो और ये नंबर वाला लिख के रख लो, कम से कम फोन कर देना। बिल्कुल लग जाइए, थैंक यू।